वेलकम टू फूड फॉर फूडीज। मैं हूं रितिका और आज मैं आपके लेके आई हूँ बहुत ही ढेर सारे स्नैक्स की रेसिपी। ब्रेकफास्ट में भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, स्नैक्स से बहुत अच्छे हैं ही। और ये रेसिपीज चलेंगे बैक टू बैक। आपको एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताइएगा। साथ ही इसे सेव कर लीजिएगा ताकि आपको जब भी रेफर करना हो आप इसे फ्यूचर में रेफर कर सकें ईजिली। और इसमें ना आप नीचे जब डिस्क्रिप्शन खोलेंगे आपको सारी रेसिपीज़ के नाम मिल जाएंगे, साथ में सामने उनके टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उसी रेसिपी पे पहुंच जाएंगे। तो आइए जल्दी से आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी और इजी ओरियो केक। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2/3 कप दही। ये घर का जमा हुआ दही है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 यानी 1/4 कप तेल। आप यहाँ पे बटर या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 3/4 कप पिसी हुई चीनी यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम। और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे वैनिला एसेंस। तो अभी तक ये जो लिक्विड इंग्रेडिएंट बनने वाले हैं हमारे, इसमें है 4 चीजें, जिसमें है दही, चीनी, थोड़ा सा तेल और वैनिला एसेंस। अब इन्हें विस्क करेंगे और बिल्कुल स्मूथ मिक्स बना लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट, जिसमें सबसे पहला है 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। अगर नहीं है तो 1/4 कप मैदा और डाल दीजिएगा। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, बिल्कुल 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चुटकी नमक। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर छान देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मिल्क पाउडर ना हो तो हम क्या करें। तो जैसा कि मैंने बताया, आप आधा कप इसमें मैदा और डाल दीजिए। मिल्क पाउडर हम डालते हैं क्योंकि हम लोग एक एगलेस केक बना रहे हैं और मिल्क पाउडर डालने से जो टेक्सचर आता है वो बहुत अच्छा आता है। अगर आपको इसे विस्क करते समय ज़रूरत लगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। केक बनाते समय जो भी इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करें उन्हें हमेशा रूम टेम्परेचर पे लीजिए, इससे केक ज़्यादा अच्छा बनता है, टेक्सचर ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे हमारा बैटर तैयार हो गया है। बट अभी इसमें हम ऐड करने वाले हैं ओरियो। तो यहाँ पे मैंने ओरियो का एक छोटा पैकेट ले लिया है। इसमें 5-6 बिस्किट होते हैं और इसकी हम बेलन से अच्छे से पिटाई कर लेंगे जब तक ये बिल्कुल फ्लैट ना हो जाए। धीरे धीरे मारेंगे, अदरवाइज ये निकल जाता है। तो यहाँ पे हमारे ओरियोज अच्छे से कुट के तैयार हो गए हैं। और अब हम ओरियो बिस्किट का जो चूरा होगा उसे हम अपने केक बैटर में डालेंगे। तो इसको हम डाल देते हैं। ये जो बड़े बड़े बिस्किट्स है इसको हमने हाथ से तोड़ दिया था और अब हम इसे फोल्ड इन कर देते हैं। ये देखिए, ये वाला जो हमारा ओरियो केक है ये काफ़ी डिफरेंट है। हमने पहले ओरियो पुडिंग वगैरह भी बनाई थी बट उसमें हम डायरेक्टली ओरियो को पीस के बनाते थे। बट दिस ओरियो केक इज़ एक्चुअली अमेजिंग। तो इसका बैटर बनके तैयार है। अब इसको हम परफेक्ट फ्लफी बनाने के लिए एक और ट्रिक आजमाने वाले हैं, जिसमें है 1 चम्मच सिरका। यहाँ पे हमने 1 चम्मच सिरका लास्ट में ऐड कर दिया है बैटर के अंदर। सिरका रिएक्शन करता है बेकिंग सोडा से और हमारे केक को फ्लफी बनाता है। और अब हम बेकिंग टिन को कर लेते हैं लाइन। और क्योंकि हमें इसे ऊपर से ग्रीस नहीं करना पड़ता तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल लगाया है नीचे और उसके बाद में साइड्स को भी मैंने ग्रीस करने की जगह चूज किया है कि मैं इसे पार्चमेंट पेपर से कवर कर दूं। ये देखिए गाइज, अगर आपने अभी तक साइड में पार्चमेंट पेपर लगाना ट्राई नहीं किया था तो आई रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा। केक की जो विड्थ होती है, मतलब केक की जो मोटाई होती है, उसमें बहुत चेंज आ जाता है। मतलब बहुत ही बढ़िया केक बना था। तो यहाँ पे अब हम इसमें डायरेक्टली केक बैटर डाल देंगे। बिल्कुल ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हम केक बैटर इसके अंदर डाल देंगे। और हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही अच्छी रिबन कंसिस्टेंसी है। इसको हम हल्का सा पैट करेंगे। पैट करने से इसके बीच में जो एयर बबल्स आ जाते हैं वो निकल जाएंगे और ऊपर से हम इसमें थोड़े से ओरियोज लगाएंगे। तो ये ओरियो का ना क्रीम वाला पार्ट है, मैंने क्रीम वाले पार्ट सारे लगा दिए हैं और बीच में कट कर कर भी उसको साइड में लगा दिया था, क्योंकि ये बेक होने के बाद में इतना प्यारा लगता है कि बस क्या कहना। इसको मैं बेक कर रही हूँ कन्वेक्शन माइक्रोवेव में। तो सबसे पहले हम कन्वेक्शन मोड सेलेक्ट करेंगे और प्रीहीट करेंगे अवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे। जब हम माइक्रोवेव का कन्वेक्शन मोड सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा माइक्रोवेव एक नॉर्मल अवन की तरह काम करता है। अब हमने केक को अंदर रख दिया है और अब हमें सेट करना है टाइमर। टाइमर को हम लगाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 35 मिनट्स के लिए। 35 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो 5 मिनट और बढ़ा देंगे। और इस केस में ज़रूरत पड़ी थी, लगभग 40 मिनट्स लग गए थे इस केक को बेक होने में। तो यहाँ पे हमारा केक बनके तैयार है, मगर इसे हम काटेंगे नहीं, 1 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। जितना ज़्यादा आप केक को रेस्ट देंगे उतना ही अच्छा टेक्सचर आपको मिलेगा। तो ये हमारा बहुत ही प्रिटी केक जो है 1 घंटे रेस्ट कर चुका है और अब बस रहा नहीं जा रहा, बारी आ गई है कि इसका टेक्सचर कैसा है। वेल, देखने में ये बहुत ही खूबसूरत बना है। इसमें किसी भी आइसिंग की, चॉकलेट की कुछ ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पे मैं इसे डायरेक्ट सर्विंग डिश पे निकाल रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से सेट हो चुका है। एंड हियर इट गोज। ये देखिए, आप इसका टेक्सचर देखिए, बहुत ही बढ़िया है, पहले से ही बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा है और इसकी थिकनेस बहुत बढ़िया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आई है। तो हमारा केक बनके तैयार है। आप इंतज़ार नहीं करते और इसे फटाफट काट के देख लेते हैं। गाइज, आपको ये केक कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा लाइक करने में अगर अच्छा लगे तो। एंड हियर इट गोज। इसका टेक्सचर आई मीन अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। मैं आपको और पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, कोई कह ही नहीं सकता कि ये एक एगलेस केक है एंड इट वाज सो यमी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं टेस्टी एंड हेल्दी मूंग दाल गोली। अब ये वाला जो स्नैक है ना, ये बड़े लोग के लिए है। तो यहाँ पे हमने 1 कप मूंग की दाल को भिगो लिया था, साथ में थोड़ा सा अदरक लिया हुआ है, लहसुन लिया हुआ है और हरी मिर्च लिया हुआ है। इन सभी चीज़ों को हमें पीसना है। दाल को आप ओवरनाइट भिगो लीजिए तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब इसको पीसते समय हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, बिल्कुल सफिशिएंट, जितना मिक्सी की रिक्वायरमेंट हो। ये आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमने गाढ़ी गाढ़ी दाल पीस के रेडी कर ली है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पे हींग डाल सकते हैं। तो ये हमारी दाल पिस के तैयार है। अब हम चढ़ाते हैं एक नॉनस्टिक पैन। वैसे कढ़ाई में भी बनाया जा सकता है बट नॉनस्टिक पैन में इसे बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच डाला है घी में हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जैसे ही जीरा चटकने लगेगा हम इसमें डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। इसे हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसे हमें चलाते हुए भूनना है जब तक ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट ना होने लगे। प्याज डालने से गोलियां जो है बहुत सॉफ्ट बनती हैं। तो अब हम मूंग की दाल का जो मटेरियल था वो हम पूरा ट्रांसफ़र कर देते हैं इस पैन के अंदर और इसको हमें सीजन भी अभी ही करना है। तो इसमें हम डाल देते हैं सारे ड्राई मसाले जो हमारी मसालदानी में होते हैं, जिसमें हमने डाला है नमक के साथ में गया गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, ज़रा सी हल्दी एक बढ़िया से कलर के लिए, और साथ में लास्ट में जा रहा है धनिया पाउडर। मसालों को हमें इसी समय डालना ज़रूरी है ताकि मसाले जो हैं वो दाल के साथ में अच्छे से मिक्स हो पाए। अब इस समय एक बात का ध्यान और रखिएगा कि गैस की फ्लेम को लो रखिएगा, क्योंकि मूंग दाल जो है वो बहुत जल्दी पकने लगती है। अगर हम इसे तेज आंच पे पकाएंगे तो अच्छे से नहीं पकेगी। इस वजह से मसालों के साथ में मूंग दाल को अच्छे से भूनने के लिए इसे धीमी आंच पे तकरीबन 7-8 मिनट भूनिए, एकदम इसी तरह चलाते हुए। और ये बहुत ही बढ़िया एकदम डो कंसिस्टेंसी की हो जाएगी। आपको मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, और नॉन स्टिक पैन है इस वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हैं। अगर आप कढ़ाई में करेंगे तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा तेल भी ज़्यादा लगता है। तो अब यहाँ पे मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लिया है। पानी में हाथ को डुबो लेंगे ताकि हमें दाल जो है वो कम गरम लगे। दाल को बहुत ज़्यादा ठंडा होने नहीं देना है, हल्के गरम में ही इसकी हमें गोलियां बनानी है। अगर ठंडी हो जाएगी तो वही शेप ले लेगी और गोलियां अच्छी नहीं बनेंगी, इसीलिए ये गोली जो है गरम गरम में बनाई जाती है। हल्का सा पानी लगाइए और अपनी चॉइस अनुसार बड़ी या छोटी गोली बना लीजिए। अब एक दूसरे पैन में हमें तैयार करना है तड़का। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। ज़्यादा तेल में नहीं यूज़ कर रही हूँ, रीज़न बीइंग कि मैं इसे थोड़ा सा हेल्दी रखना चाहती थी। साथ में मैंने इसमें डाला है 2 मीडियम कटे हुए प्याज। इनके हमने लच्छे काटे हुए हैं क्योंकि इस पर जो लिपटे हुए लच्छे होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। प्याज जैसे ही हल्के से ब्राउन होने लगेंगे हम इसमें वही रेगुलर मसाले हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक डाल देंगे। नमक हमें सिर्फ यहाँ पे मसाले के हिसाब से डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी गोली में नमक था। धनिया पाउडर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये हमारे मसाले को एक प्रॉपर बॉडी देगा। अब मसालों को हमें प्याज के साथ में 2 मिनट तक भूनना है। आप यहाँ चाहें तो प्याज को थोड़ा सा और ब्राउन होने दे सकते हैं, बट हाँ मुझे थोड़ी जल्दी थी, मेरा मन कर रहा था कि जल्दी से गोली बने और मैं उसे खा पाऊँ। अब प्याज के साथ में हमने ड्राई मसाले भुने हैं तो जलने का डर रहता है, इसीलिए हमने इसमें डाला है आधा कप पानी। यहाँ पे टमाटर की प्यूरी भी ऐड करी जा सकती है बट ट्रेडिशनल रेसिपी में इसमें पानी ही डाला जाता है, टमाटर नहीं पड़ता। साथ ही हमने इसमें डाल दी है कसूरी मेथी। अब ये जो हमारा मसाला रेडी हो गया है इसके अंदर हम अपनी गोलियां डाल देंगे। अब इस मसाले को आप चाहें तो कितना भी मसालेदार बना सकते हैं, प्याज टमाटर वाला बना सकते हैं या फिर पिसे प्याज वाला भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम इन गोलियों को अच्छे से मसाले से कोट कर देंगे। ये देखिए अब इसको देते हैं फाइनल टच। तो इसमें जा रहा है नींबू का रस। गाइस ये मुझे बहुत बहुत टेम्पटिंग लग रही है, आप कैसी लग रही है मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइए। और साथ ही इसमें हम डालने वाले हैं हरा धनिया एंड दिस इज़
रेडी। ये देखिए गाइस, कितने कम घी तेल में कितना बढ़िया नाश्ता बनके तैयार हो गया है। आप इसको सुबह के नाश्ते की तरह भी खा सकते हैं, शाम को भी अच्छा लगता है, और अगर आप चाहें तो आप इसके साथ में पराठे सर्व कीजिए, एज अ कबाब पराठा भी आप इसे खा सकते हैं। वेल, आज मैं इसे केचप के साथ सर्व कर रही हूँ, अदरवाइज हरी धनिया की चटनी के साथ इसका तो क्या कहना। और ये अंदर से इतनी सॉफ्ट बनी है कि मैं अभी आपको एक बाइट लेके दिखाती हूँ कि इसका अंदर से टेक्सचर कैसा है। एंड लुक एट इट गाइस, एकदम बढ़िया से लड्डू जैसा। सो गाइस, ये हमारी मूंग दाल गोली और इधर उधर गोल गोल घूम रही है। दे आर एक्चुअली वेरी टेस्टी एंड हियर इट गोज। चटपटी, मसालेदार एंड वेरी सॉफ्ट। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बच्चों की फेवरेट पोटैटो बाइट्स या पोटैटो नगेट्स। और इसे बनाने के लिए हम एक नॉन स्टिक पैन चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। अगर आप चाहें तो रेगुलर पैन भी चढ़ा सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा चावल का आटा चिपकेगा, अभी मैं आपको बताऊंगी आगे। तो यहाँ पे हमने जैसे घी गर्म हो गया उसमें डाल दिया 5-6 कलियां लहसुन की ग्रेट करके। आप चाहें तो छोटा छोटा कट करके भी डाल सकते हैं। बेसिकली लहसुन का जो फ्लेवर है वो हमें घी में इन्फ्यूज कराना है। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 कप पानी। रेशियो देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने कटोरी से नापा है, तो यहाँ पे 2 कटोरी पानी हमने डाल दिया है इसमें, और तकरीबन 1.5 चम्मच हमने इसके अंदर डाला है नमक। हमने यहाँ पे जो नमक डाला है वो आलू के हिसाब से भी डाला है, इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। और अब हम इसे मिक्स कर देते हैं। अब जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा हम इसमें डाल देंगे 1 कप चावल का आटा। अब यहाँ पे भुनी हुई सूजी भी इस्तेमाल की जा सकती है, बट चावल के आटे से इसका जो टेक्सचर है, क्रिस्पीनेस है और टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है। एंड यकीन मानिए, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम इसे 2 मिनट तक पकाएंगे, धीरे धीरे चलाते हुए। गर्म पानी में जाते ही चावल का आटा पकने लगेगा और आप देखेंगे 2 मिनट में ही ये बिल्कुल डो जैसा हो जाएगा। फिर भी हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है ताकि ये मैनेजेबल रहे। ये देखिए, हमारा चावल का आटा पूरा अच्छे से डो में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं एक चौड़े बर्तन में। यहाँ पे मैं इसे एक परात में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि इसे मिक्स करना और ठंडा करना आसान रहे। थोड़ा सा फैला देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। उधर मैंने आलू ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए हैं। जितना हमारा चावल का आटे का डो है उतना ही हमें इसमें आलू डालना होता है। मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था, बट मैंने इसमें डाल दिया लगभग 4 से 5 उबले आलू। और अब हम इसे सीजन करेंगे, जिसमें गया आधा चम्मच नमक, क्योंकि नमक हम ऑलरेडी डाल चुके थे। साथ ही हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, वो भी आधा चम्मच डालेंगे हल्के से हिंट के लिए मिर्ची के। और इसमें हम डालेंगे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालने से इसका जो फ्लेवर होता है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हो जाता है। तो अब आ गई है थोड़ी सी मेहनत की बारी। तो अब हम इस डो को बहुत ही अच्छे से अपने हाथों से मसलेंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि चावल का आटा और आलू बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। जो सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे कि नमक जो है चावल के आटे वाले डो में है, वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं, उससे इसे चलाना आसान हो जाता है। अब जो आलू मैंने इस्तेमाल किया है वो है चिप्सोना, इसलिए ये हाथों में बहुत ज़्यादा चिपकता नहीं है। बट अगर कोई दूसरा आलू है, जैसे कोई नया आलू है, तो वो हाथों में चिपकता है, उस केस में घी डालना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अब हम बनाने वाले हैं इसकी बाइट। और इसकी बाइट बनाना एक्चुअली बहुत आसान है। ये वाला जो मेथड है ये आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें एक लोई लेनी है, उसको दोनों हाथ से चलाते हुए एक लंबा सा सिलेंड्रिकल शेप बना लेना है और उसको हमें कट कर देना है। अगर आप जल्दी में बना रहे हैं या पार्टी के लिए बना रहे हैं तो आप सीधे इन बाइट्स को तल सकते हैं इसी शेप में। बट अगर आप चाहें तो आप इनको थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं, जैसे कि साइड से दबा के इसको हम प्रॉपर से शेप दे रहे हैं। बट अगर जल्दी है तो ऐसे भी चलेगा, क्योंकि इसका टेस्ट इतना अच्छा है, आप किसी भी शेप में खिलाएंगे सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे मैंने सारी बाइट्स को प्रॉपर शेप दे दिया था। तलने के पहले एक छोटी सी टिप है कि अगर आप इसे रेफ्रिजरेट कर दें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर फ्रीज़र में ना डालें, इसे फ्रिज में ही डालें। तो अब हम इसको तलने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ तलने के लिए। आप रेगुलर रिफाइंड ऑलिव ऑयल जो भी इस्तेमाल करते हैं वो कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल को जब भी इस्तेमाल करें तलने के लिए तो पहले उसे खूब अच्छे से तड़का लें, मतलब उसमें से बिल्कुल धुएं उठ जाने चाहिए, उसके बाद में डालिए। अब यहाँ पे जो मैंने 2 बाइट्स डाली हैं ये गर्म तेल में नहीं डाली है, मतलब हल्का गर्म था तेल। बाद में तेल को फुल टेम्परेचर पे लिया और बाकी की बाइट्स डाली। ये स्टेप ध्यान से देखिएगा। जब भी हमें इन बाइट्स को तलना है तो इसे बिल्कुल हाई टेम्परेचर
टेम्परेचर वाले तेल पे तलना है, अदरवाइज ये बाइट्स खुलने लगती हैं। तो यहाँ पे जो बाइट्स पहले पड़ी थी वो हल्की हल्की खुलेंगी, मैं अभी आगे आपको दिखा दूंगी, और जो बाद में पड़ी थी वो बिल्कुल चिकनी चिकनी बढ़िया बनेंगी। इसकी जो फ्राइंग है वो हाई टेम्परेचर पे होनी है। तो यहाँ पे हमारी पोटैटो बाइट्स बनके तैयार हो गई हैं, और अभी मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने बताया, ये देखिए, ये वो बाइट है जो हमने कम गरम तेल में डाली थी, और अगर मैं आपको दूसरी बाइट दिखाऊं, ये वाली, ये देखिए बिल्कुल चिकनी बाइट है जो हमने तेज गरम तेल में डाली थी, एंड इट्स वेरी क्रिस्पी टू, है ना, एकदम बढ़िया क्रिस्पी। चीज़ी डिप के साथ सर्व कीजिए, बच्चा लोग विल गो क्रेजी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बेसन की पूरी। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा लगाना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बेसन, और जितना हम बेसन लेंगे उतना ही लेंगे गेहूं का आटा, क्योंकि बेसन जो होता है उसको बेलना बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए गेहूं का आटा मिलाने से थोड़ा काम ईजी हो जाता है। मसालों में यहाँ पे जा रहा है सबसे पहले 1 चम्मच अजवाइन, इसको हाथ से क्रश करके डालेंगे। उसके बाद नमक 1 चम्मच, जरा सी हल्दी, और बिल्कुल जरा सी लाल मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप लहसुन अवॉइड करना चाहते हैं तो आप सिर्फ अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं। फिर गया जरा सा हरा धनिया और 1 चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल बहुत मस्ट है इसमें, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल भुरभुरा हो जाना चाहिए आटा। और अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसका एक सख्त आटा गूंथेंगे। ये देखिए, बहुत ही धीरे धीरे इसमें पानी डालना है, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि बेसन की टेंडेंसी होती है चिपचिपा हो जाने की। तो यहाँ पे हमारा आटा लग के तैयार हो गया है। अब इस आटे को हमें कम से कम 15 मिनट के लिए रेस्ट देना ज़रूरी है, ताकि बेसन अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा प्रॉपरली सेट हो चुका है। इसको हम हाथ से चला के थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। तो अब यहाँ से हम एक छोटी सी लोई लेंगे और हाथ से घुमा के उसे पहले चिकना करेंगे। उसके बाद हमने कटोरी में तेल रखा हुआ है, उसे अच्छे से लगाएंगे। तेल से हम इसलिए बेल रहे हैं क्योंकि अगर हम परथन लगाते हैं तो हमारा तेल गंदा हो जाता है, जो कढ़ाई वाला तेल होता है वो गंदा हो जाता है, इस वजह से हमने इसे तेल लगा के बेला है। अब यहाँ पे हमने एक छोटी सी पूरी बेल ली है, इसे हम एक फाइन कट देने के लिए कटोरी से काट रहे हैं। वैसे बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से एक साइज की बन जाती हैं पूरियां, देखने में अच्छी लगती हैं। और इसे हम बिल्कुल गरम गरम तेल में सेक लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल गरम तेल में डालेंगे, दबा दबा के इसको फुलाएंगे और फिर इसको पलट देंगे। और हमारी बेसन की बहुत ही टेस्टी पूरी बनके तैयार हो जाएगी। ये पूरियां नाश्ते में बहुत अच्छी लगती हैं, शाम की चाय के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है और बन बड़ी जल्दी से जाती हैं। तो हमारी पूरियां बनके एकदम तैयार है और आज मैं इसे सर्व कर रही हूँ बढ़िया सी आम की चटनी के साथ में। और तो आइए बनाना शुरू करते हैं रशियन सैलेड, जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी। तो शुरुआत हम करेंगे इसमें सब्जियों के उबालने से। सब्जियां काट के मैंने ऑलरेडी रखी हुई हैं, तो गाजर और बीन्स को हम बाद में उबालेंगे। सबसे पहले हम उबालेंगे मटर और कॉर्न को। अब इन चारों सब्जियों को मैंने अलग अलग इसलिए उबाला है क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हमने मटर और कॉर्न को डाला और उसमें हम डालेंगे पानी। और ये रही हमारी ट्रिक, जो है 1 चम्मच चीनी। जब आप मटर और कॉर्न को 1 चम्मच चीनी डाल के उबालते हैं तो टेस्ट भी बेटर होता है और कलर ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मटर और कॉर्न को हमने 3-4 सीटी पे अच्छे से उबाल लिया था और ये देखिए कलर कितना बढ़िया रिटेन्ड है। और अब उबालते हैं हम बीन्स और गाजर को। बीन्स और गाजर को हमें सिर्फ स्टीम करना है, इन्हें प्रॉपर्ली उबालना नहीं है। एक तो मेथड है कि आप इसे ओपन भगोने में स्टीम कर लीजिए या फिर प्रेशर कुकर में डालिए, पानी डालिए, इसमें भी आप 1 चम्मच चीनी डाल सकते हैं अच्छे कलर के लिए। और ध्यान से देखिएगा, और अब हमें बस सीटी आने से जस्ट पहले, मतलब पे हमें इसे बंद कर देना है, मतलब बस सीटी आने वाली है इसे बंद कर देंगे। यस, अब हमें गैस को बंद कर देना है। थोड़ी देर बाद हम इसे खोलेंगे और हमारी गाजर और बीन्स बहुत ही बढ़िया से स्टीम हो चुकी हैं, मतलब इसमें वो क्रंच बना हुआ है, बीन्स में भी वो क्रंच बना हुआ है। और इन्हें हम तुरंत से छान के रख देंगे ताकि ये ज़्यादा ना पकें। तो अब बारी है सैलेड बनाने की। तो हम इसकी ड्रेसिंग बना लेते हैं। ड्रेसिंग बनाने के लिए हमें चाहिए इसमें 3 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम। आप यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, बट फ्रेश क्रीम ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये डेयरी बेस्ड होती है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मेयोनीज, इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है।
फाइनली सीजन करेंगे। इसमें जा रही है 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, साथ ही आधा चम्मच के आसपास इसमें नमक है, क्योंकि हमने सब्जियों में भी नमक नहीं डाला हुआ है इसलिए थोड़ा सा नमक लग जाएगा, और आधा चम्मच इसमें है काली मिर्च। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। तो ये हमारी ड्रेसिंग रेडी हो गई है। आप इसे पहले से बना के रख सकते हैं, थोड़ी देर फ्रिज में रख दीजिए तो अच्छे से सेट हो जाती है। अब एक दूसरा बोल लेते हैं और उसमें हम सब्जियां डालना शुरू करते हैं। तो ये है हमारे उबले हुए कॉर्न एंड पीस, साथ ही उबली हुई या स्टीम कह सकते हैं गाजर और बीन्स, और साथ ही मैंने यहाँ पे एक सेब काटा हुआ है छिलके के साथ, क्योंकि आजकल हिमाचल वाले सेब आ रहे हैं एंड दे आर वेरी जूसी एंड यमी। और रेस्टोरेंट वाले टच के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ प्रिजर्व फ्रूट, जो कि आते हैं मिक्स फ्रूट टिन के अंदर। तो मैंने आधा टिन इसमें डाल दिए थे। और अब बारी है इसमें ड्रेसिंग डालने की। इसमें आप पूरी ड्रेसिंग मत डालिएगा एक बार में, कई बार ऐसा होता है ड्रेसिंग ज़्यादा बन जाती है, और इस सैलेड में बिल्कुल एप्रोप्रिएट ड्रेसिंग अच्छी लगती है। अगर ज़्यादा लिक्विड होता है तो मज़ा नहीं आता, इसलिए पहले थोड़ी डालिए, मिक्स करके देख लीजिए, ज़रूरत लगे तो और डालिए। जितनी कम इसमें ड्रेसिंग होगी, मतलब सिर्फ एक हल्की सी कोट होनी चाहिए, उतना ये सैलेड टेस्टी लगेगा। तो गाइस अभी हमारा सैलेड जो है बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। इफ़ यू लाइक समथिंग क्रीमी फ्रूटी तो ये पक्का आपके लिए है। साथ ही इसमें इतनी सारी वेजीज हैं दैट मेक्स इट वेरी वेरी हेल्दी। हमारा रशियन सैलेड बनके तैयार है, मगर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप इसमें ड्रेसिंग डालें तो सब्जियाँ बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, एकदम गर्मा गर्म में ड्रेसिंग मत डालिएगा। तो यहाँ पे हम इसे प्लेट कर लेते हैं, और चुटकी बजाते ही हमने बहुत सारे खीरे के स्लाइसेस से सैलेड प्लेट को सजा दिया है। और अब हम इसमें सैलेड को डाल रहे हैं। अगर आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं या फिर आपको खाने में टाइम है, तो इस सैलेड को आप फ्रिज में रखिए ताकि ये ठंडा रहे और इसमें जो ड्रेसिंग है वो प्रॉपर फ्रूट्स पे लगी रहे। और ऊपर से गई ये बढ़िया सी चेरी, और हमारा रशियन सैलेड बनके बिल्कुल तैयार है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, इनफैक्ट उससे भी बढ़िया। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं इस बार की सबसे हेल्दी रेसिपी, जो है सैलेड वाला सब सैंडविच। और इसके लिए हम सैलेड बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया थोड़ी सी लाल शिमला मिर्च, साथ में मेरे पास है पर्पल कैबेज, और उसके साथ ही मैंने लिया है लाल शिमला मिर्च। ट्रस्ट में बहुत ही कलरफुल है, और ये चेरी टमाटोज तो इतने टेस्टी लग रहे थे, एकदम छोटे छोटे। और बहुत सारा आइसबर्ग है मेरे पास में, ये लेटस नहीं है, ये आइसबर्ग है। इस सीजन में लेटस बहुत अच्छा नहीं आता, इसलिए आइसबर्ग यूज किया है। इसे हम हाथ से तोड़ के ही डालते हैं, इससे क्रंच बना रहता है, इसे कभी भी चॉप ना करें। तो इन सभी चीजों को हम डालेंगे बोल के अंदर, और फाइनल टच देने के लिए मैं थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स भी इसमें डाल रही हूँ। अब बनाते हैं ड्रेसिंग। ड्रेसिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच मेयोनीज, और जितनी मेयोनीज है उसका आधा हम डालेंगे सिरका, पर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया हुआ है। अब जाएगी इसमें 1 बड़ा चम्मच चीनी, और साथ ही जाएगा थोड़ा सा नमक। बहुत ही इजी ड्रेसिंग है ये। और हल्का सा एक पेपर फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे मैं हल्की सी काली मिर्च डाल रही हूँ। अगर आप फ्रेश कूट के डाल सकते हो तो वो डालिएगा। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैं स्पून से मिक्स कर रही हूँ, पर ये बहुत अच्छे से नहीं होगा, इसलिए मैंने विस्क से किया है। और इजी मेथड करना हो तो आप इसको ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। और हमारी बहुत ही बढ़िया ड्रेसिंग बनके तैयार हो गई है, और आप यहाँ पे इसका फ्लोइंग कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ताकि ये हमारी वेजीज पे बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तो यहाँ पे अपनी वेजीज के ऊपर हम डाल देते हैं अपनी ड्रेसिंग। गाइस ये सैलड ऐसे ही खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा सैलड बनके तैयार है। बहुत ही कलरफुल है। आप इसमें चाहें तो अनियन कुकुम्बर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेयोनीज की जगह पे हंकर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब चलते हैं ब्रेड की तरफ। तो यहाँ पे मैं एक फुट लॉन्ग ले रही हूँ और उसको हम करेंगे हल्का सा टोस्ट। तो पहले इसे कट कर लेते हैं और इसको हमें ड्राई टोस्ट करना है, मतलब इसमें बटर वगैरह चीज़ वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। तो यहाँ पे मेरे पास में ऑरिगेनो वाला है, इसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसको टोस्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये अच्छे से गोल्डन हो गया है और अब हम इस पे लगाएंगे बटर। दिस इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट एंड टेस्टीएस्ट रेसिपीज ऑफ दिस कंपाइलेशन। और अब बारी है वो स्किल वाला काम करने की, जिसमें हमें इनके अंदर भरना है खूब सारा सैलेड। इसको ध्यान से देखिएगा, हमें इसे धीरे धीरे से पैट करना होता है, जैसे कि सबवे वाले भैया करते हैं। इसमें मज़ा तभी आता है जब इसके अंदर बहुत सारा सैलेड भरा हुआ होता है। तो इसमें हम थोड़े से ऑलिव्स भी डालते हैं, मुझे पर्सनली ऑलिव्स बहुत पसंद है। तो यहाँ पे अब सैलेड को अच्छे से अंदर डालने के लिए हम इसे हल्के से पैट करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से।
ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने सबवे से सीखा है और हमारा बहुत ही टेस्टी सब बन के तैयार हो गया है। और तो आइए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी चीज़ी ब्रेड रोल्स, दैट टू विदाउट चीज़। और इसको बनाने की शुरुआत हम करेंगे हंकर्ड लेने से। यहाँ पे हमने 2 कप दही को छन्नी में डाल के रात भर रख दिया था। सुबह यहाँ पे आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा हंकर्ड निकल के आ गया है। अब जितना हंकर्ड है उससे दुगना हमें डालना है पनीर। सपोज आधा कप हमारे पास में हंकर्ड है तो हम यहाँ पे डालेंगे 1 कप पनीर। इसको हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है ताकि जो इसका टेक्सचर है वो स्मूथ रहे। साथ ही डालेंगे बहुत सारी सब्जियां, क्योंकि वेज चीज रोल्स हैं तो यहाँ पे हमने गाजर, शिमला मिर्च, प्याज और हरा धनिया काटा हुआ है, इसमें हम ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे बारीक कटी हुई बीन्स भी डाल सकते हैं। सीजनिंग बहुत ही सिंपल, सबसे पहले गया नमक, उसके साथ में गई काली मिर्च। नमक आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि नमक हमारा सेंधा नमक होता है। और साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी चीनी, वो एक अच्छी सी मिठास देगी और सारे टेस्ट को बैलेंस करेगी। तो सीजनिंग में सिर्फ नमक, काली मिर्च और चीनी। जब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद टेस्ट करके देख सकते हैं, जो भी चीज़ कम ज़्यादा लगे आप डाल लीजिए। अगर आप हरी मिर्च पसंद करते हैं तो इसमें हरी मिर्च ज़रूर डालिए, बहुत मज़ा आता है। मैंने सिर्फ बच्चों की वजह से नहीं डाला है। तो यहाँ पे हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। फिलिंग हमारी रेडी है। अब हम ब्रेड को रेडी करते हैं। ब्रेड स्लाइसेस बिल्कुल फ्रेश लीजिए और उनके साइड्स को निकाल दीजिए। साइड्स निकाल देने से रोल्स बहुत सुंदर बनते हैं, बट अगर आप चाहें तो साइड्स रख भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप फ्राई करें ना तो उसके बाद में साइड्स हो जाते हैं क्रिस्पी और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे स्लाइस को हमें ट्रायंगल काट लेना है। हम छोटे छोटे रोल्स बनाएंगे। इन्हें आप पार्टी स्टार्टर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप इन्हें टिफिन में भी दे सकते हैं और आप इन्हें 1 रात पहले बना के फ्रिज में रख दीजिए और सुबह फ्राई कीजिए तो और भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी लिया है, इसमें हम हल्का सा नमक डाल देंगे। इस प्रोसेस से क्या होता है, जो ब्रेड है उसमें भी हल्का सा नमकीन टेस्ट आ जाता है, प्लस अगर आप इसे फ्राई करें तो तेल कम पीती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नमक को अच्छे से पानी में घोल देते हैं और अपने रोल्स बनाना शुरू करते हैं। तो ब्रेड स्लाइस को सबसे पहले हम पानी में भिगोएंगे और उसके बाद जो एक्सेस वाटर है उसे अच्छे से निकाल देंगे। और अगर ऐसा करते समय कभी ब्रेड टूट भी जाए तो डोंट पैनिक, क्योंकि हम इसका एक रोल बनाने वाले हैं जिसमें ये फिर भी काम आ जाएगी, तो कोई बात नहीं है। अब हम इसमें रखेंगे फिलिंग। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी फिलिंग लेंगे, लगभग 1 चम्मच, और इसको बीचों बीच रख देंगे। अब हम पहले एक कॉर्नर को मोड़ेंगे, फिर दूसरे को और फिर तीसरे को। ये देखिए एक पोटली जैसी बनेगी, उसको हम मुट्ठी में दबा के एक रोल का शेप दे देंगे। बहुत ही आसानी से रोल तैयार हो जाते हैं और खाने में खैर बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए रोल हमारा रेडी हो गया है। और दही के कबाब भी जब मैं बनाती हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ, बस उस केस में क्या होता है कि वेजीज की क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम लिए हैं, ये वही साइड्स हैं, उनको हमने पीस लिया है और इससे हम ब्रेड रोल को कोट कर देंगे। ये देखिए, और इसी तरह से हम सारे ब्रेड रोल्स बना लेंगे। फ्राई करने से पहले अगर आप 10 से 5 मिनट इसे फ्रिज में रख सकते हो, फ्रीजर में रख सकते हो, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसी तरह से मैंने सारे ब्रेड रोल्स रेडी कर लिए हैं और अब हम इन्हें बनाने वाले हैं एयर फ्रायर में। तो एयर फ्रायर को हम प्री हीट करेंगे सबसे पहले 200 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ 10 मिनट के लिए। और ये जो रोल्स हैं जिन्हें हमने फ्रिज में रखा हुआ था, आप देखेंगे काफ़ी अच्छे से सेट हो गए हैं। इनके ऊपर हम हल्का हल्का ऑयल स्प्रे करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास में स्प्रे ऑयल नहीं था तो मैंने यहाँ पे घी लगा दिया है। बहुत ही हल्का हल्का घी लगाना है, इससे क्या होता है ड्राइनेस नहीं आती है ऊपर की ब्रेड पे। और अगर आप कभी गेस्ट वगैरह के लिए बना रहे हैं तो आप ड्यूरिंग एयर फ्राइंग, मतलब एयर फ्रायर को बीच में निकाल के तब भी ये ऑयल लगा सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बास्केट में मैंने सारे रोल सेट कर दिए हैं। अब वापस से बास्केट को डालेंगे अंदर और 10 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। और यहाँ पे टेम्परेचर को कर दीजिए 180 और 10 मिनट के लिए आराम से चाय चढ़ा के बैठ जाइए। 10 मिनट बाद जब आप इसे खोलेंगे, हमारे हेल्दी चीज़ी रोल्स तैयार हो चुके हैं एंड दे आर सो क्रिस्पी। आई मीन लुक एट देम, कितने बढ़िया लग रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि इन्हें फ्राई नहीं किया गया है, दे आर एयर फ्राइड। तो अब चलते हैं इनको टेस्ट करने। एंड ट्रस्ट मी, हरी चटनी के साथ तो इस मौसम में क्या मज़ा दे रहे थे ये। और इसको खोल के देखते हैं बीच से। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी है इसकी लेयर और अंदर से पूरा क्रीमी। इट्स यम। तो बारी है टेस्ट करने की। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी बेसन का ढोकला। और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन। सबसे पहले हम बेसन को छान लेंगे ताकि इसकी जो गुठलियां हैं या गांठें हैं वो बिल्कुल खुल जाएं और हमारा ढोकला एकदम फ्लफी बने। तो इसके लिए हमने इसे छान लिया। अब हम डालेंगे इसमें पानी। पानी हमें इसमें बैचेस में डालना है, एक साथ नहीं डालना। इन ऑल पूरा 3/4 कप लगेगा, वो मैं आपको बताती रहूंगी। तो यहाँ पे पहले मैंने आधा कप पानी डाला है और अब हम इसे विस्क करेंगे।
इसे हमें तकरीबन 1 से 2 मिनट तक विस्क करना है, जब तक कि जो हमारा बेसन है वो प्रॉपर से हल्का ना हो जाए, लाइट ना हो जाए। इसको आप कटोरी में एक ड्रॉप डाल के चेक कर सकते हैं। अभी हमें इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना। अभी देखिए बेसन हमारा फिट चुका है और अच्छे से लाइट हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ये केक बैटर जैसी है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, थोड़ा ज़्यादा लग सकता है क्योंकि ये सेंधा नमक है। साथ ही 2 बड़े चम्मच चीनी, मुझे चीनी बहुत अच्छी लगती है, हल्का सा मीठे की तरफ अच्छा लगता है, इसलिए चीनी ज़्यादा है, आप चाहे तो कम कर सकते हैं। साथ ही इसमें जा रहा है 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच सरसों का तेल। आप चाहे तो यहाँ पे कोई न्यूट्रल तेल भी ले सकते हैं, मुझे सरसों का फ्लेवर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ 4 चीज़ें डाली हैं, जिसमें है नमक, चीनी, नींबू का रस और सरसों का तेल। अच्छे से विस्क करेंगे ताकि हमारा बैटर चिकना हो जाए। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और फिर से इसे विस्क करेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पे अपने बैटर को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने रख देंगे ताकि जो हमारा बेसन है वो अच्छे से फूल जाए। ये देखिए बैटर इस समय बहुत ही चिकना हो चुका है। ढोकला बनाने के लिए हमें इसी तरह का बैटर चाहिए होता है, प्लस ये थोड़ा सा फ्लोई है, जैसा कि पकौड़ी पे लपेटने वाला बेसन होता है। जितने हमारा बेसन रेस्ट कर रहा है, हम अपने ढोकला मोल्ड, हाँ आज हमारा केक मोल्ड जो है वो ढोकला मोल्ड है, उसको ग्रीस करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टीमर तैयार है। एक भगोने में हमने रखा है स्टैंड, उसमें डाला है पानी और ऊपर से हम इसे ढक देंगे। ये देखिए, और लास्ट में बिल्कुल स्टीम करने से पहले हम डालेंगे बैटर में 1 चम्मच इनो डालने के बाद हम बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्का सा पानी फिर से डालेंगे। इनो डालने के बाद में पानी डालना बहुत ज़रूरी है ताकि जो हमारा इनो है वो अच्छे से रिएक्ट करे। और अभी आप देखेंगे ये बैटर जो है जादुई रूप से एकदम हो जाएगा फ्लफी। ये देखिए बैटर हो चुका है पूरी तरह से फ्लफी और स्मूथ, और इससे जो ढोकला बनने वाला है ना वो बहुत ही स्पॉन्जी होने वाला है। ये देखिए आपको बैटर देख के अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब हम इस बैटर को ट्रांसफ़र करते हैं अपनी ग्रीस्ड ढोकला मोल्ड में, और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। तो इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए एकदम कॉटन सॉफ्ट नज़र आ रहा है हमारा बैटर। तब हम बैटर को ट्रांसफ़र कर देते हैं अच्छे से। इसको हल्का सा पैट करेंगे। इनो डाला हुआ है तो बैटर इससे ऊपर नहीं आएगा। और अब हम कंटेनर को रखेंगे अपने जुगाड़ू स्टीमर के अंदर। तो यहाँ पे भगोने में पानी अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम ढोकला मोल्ड को अंदर रख देते हैं, थोड़ा बीच में कर देते हैं और इसे ढक के तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। बेसिकली 10 मिनट बाद हम चेक करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे फ्लेम को हमें हाई रखना है। साइड में हम बनाते हैं ढोकले का तड़का, और इसके लिए मैंने लिया है थोड़ा सा घी। एक वघारा पैन लिया है, आप चाहे तो कढ़ाई में बना सकते हैं। इसमें डाला है थोड़ी सी हींग, जीरा, और अच्छे से फ्लेवर के लिए मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ी सी सरसों। आप यहाँ पे राई भी डाल सकते हैं, बट सरसों का भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही इसमें जाएंगी 2 हरी मिर्च। ये मैंने स्लिट करके नहीं डाली है क्योंकि कई बार ऐसा होता है मिर्ची तीखी होती है, बहुत तीखा हो जाता है। हाँ आप सही समझे, मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। तो मिर्च के साथ में यहाँ पे डाल दिया थोड़ी सी धनिया को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी फ्रेश धनिया बचा के भी रखेंगे बाद में डेकोरेट करने के लिए। और अब जाएगा यहाँ पे पानी। तो यहाँ पे 1 कप बेसन लिया था हमने, तो उसमें तकरीबन 1.5 से 2 कप चला जाएगा पानी। अगर आपको ज्यादा रसीला वाला ढोकला पसंद है तो इतना पानी चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी डाला है। और अब हम इसको सीजन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जा रही है 2 बड़े चम्मच चीनी, साथ में जाएगा थोड़ा सा नमक, और हल्की सी खटास के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच फ्रेश नींबू का रस, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे। यहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग नमक और चीनी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे मीठा पसंद है तो मैंने यहाँ पे चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करी है। अगर आपको थोड़ा नमकीन और तीखा पसंद है तो यहाँ पे स्लिट करके मिर्चें डालिए और थोड़ा नमक और ऐड कर दीजिए। मेरे हिसाब से तो पूरी चीनी यहाँ मैंने डाल ही दी है क्योंकि मुझे कम लग रही थी। तो यहाँ पे हमारा पानी वाला तड़का भी तैयार हो गया है, इसमें उबाल आ गया है। अब पानी और ढोकला दोनों को ही बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए जब हम एक साथ उन्हें असेंबल करेंगे। तो यहाँ पे अब हम तड़के को बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रख देंगे। इतने ढोकले का हाल देखते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और इसके बाद हमने चेक करना शुरू किया। इसको बीच में कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम पहले इसे नाइफ इंसर्ट करके देखेंगे और ये ढोकला एकदम परफेक्टली पक चुका है। तो तकरीबन 12-13 मिनट लगे थे। एक्चुअली टाइम इसमें कांस्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपका जो भी सेटअप होगा उसके अकॉर्डिंग टाइम चेंज होगा। जाली से ढक के मैंने थोड़ी देर ठंडा होने दिया, तकरीबन 5-10 मिनट। और अब बारी है ढोकले को देखने की कि ये बना कैसे है। ढोकले का जो तड़का है वो आपको उसी कंटेनर में लगाना चाहिए जिसमें आपने ढोकला बनाया है, यानी कि स्टीम किया है। अभी फिलहाल मैं आपको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करके दिखाऊंगी, बट यहाँ पे हम इसमें कट लगा लेंगे। ये देखिए, कट लगाने से ही पता चल रहा है कि ढोकला जो है ना बहुत स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनने वाला है।
तो यहाँ पे सिर्फ मैंने क्लियरली दिखाने के लिए इसे दूसरे कंटेनर में पलट दिया है और ये देखिए हमारा ढोकला जो है बहुत ही स्पॉन्जी बना हुआ है। और अब हम इसमें डालेंगे तड़का। ये हमें उसी कंटेनर में इसलिए डालना चाहिए ताकि जो तड़का है ये बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए, और याद रखिएगा ढोकला भी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और तड़का भी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रख देंगे। वैसे ये लंच के बाद बनाइए और शाम को सर्व कीजिए तो एकदम परफेक्ट टाइमिंग रहती है। ऊपर से गया फ्रेश हरा धनिया, आजकल हरा धनिया थोड़ा कम मिलता है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रहे हैं। और अब बारी है इसको सर्व करने की। ये मैंने स्ट्रेट आउट ऑफ फ्रिज निकाला है, एक टुकड़ा गायब है क्योंकि हम टेस्ट कर चुके हैं। एनीवेज, तो इसको हम करते हैं सर्व। ये देखिए गाइस, बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट ढोकला बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, और इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो इसमें से जो पानी इसने एब्जॉर्ब किया वो निकल भी रहा है। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही बढ़िया बना था। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी आलू टिक्की बर्गर। और इसको बनाने की शुरुआत हम करेंगे टिक्की का मटेरियल बनाने से। तो यहाँ पे कढ़ाई में हमने डाला है 1 बड़ा चम्मच घी और साथ ही में डाला है अदरक लहसुन 1 बड़ा चम्मच। ये हमने कद्दूकस किया हुआ था। इसको हमेशा लो फ्लेम पे डालिए और चलाते रहिए, अदरवाइज ये कढ़ाई में नीचे चिपकने लगता है। अब जैसे ही लहसुन और अदरक अच्छे से पक जाएगा, हम इसमें डाल देंगे बाकी सारी सब्जियां जो हमने चॉप करके तैयार रखी है। बस गाजर को हमने ग्रेट किया है तो इसमें गई गाजर, शिमला मिर्च और प्याज। अब इन सभी को हम अच्छे से भून लेंगे। इन्हें भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 1 से 2 मिनट लगेंगे क्योंकि इन्हें हमें थोड़ा सा क्रंची रखना है। इसको सीजन कर देते हैं। इसमें डाल दिया है हल्का सा नमक, साथ में जाएगा ज़रा सा गरम मसाला। आप यहाँ पे चाट मसाला भी डाल सकते हैं तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट टेस्ट आ जाता है। और बिल्कुल ज़रा सी लाल मिर्च। अब हम हल्का सा इसे मिक्स कर देते हैं ताकि जो हमारे मसाले हैं वो भी अच्छे से भुन जाएं। और अब जाएगा इसके अंदर आलू। यहाँ पे 5-6 आलूओं को मैंने उबाल के छील के रखा हुआ था, हल्का सा मैश किया हुआ है, बाकी हम इसमें डाल के कर देंगे। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ मैगी मसाला 1 पैकेट। आप इसको मिक्स करने के बाद में नमक टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो और ऐड कीजिएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आलू को हमें यहाँ पे भूनना बहुत ज़रूरी है। हम टिक्कियों को डीप फ्राई नहीं करने वाले हैं, शैलो फ्राई करने वाले हैं, इसलिए आलू का भुनना इम्पॉर्टेंट है। और साथ में हम इसमें डाल देंगे पनीर। ये घर का बना हुआ पनीर है, तो ये तकरीबन 50 से 100 ग्राम पनीर है और इसको हमने आलू के अंदर डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, तो हमारी जो फिलिंग है उसको हमने हेल्दी बनाने की पूरी कोशिश करी है क्योंकि मैक आलू टिक्की नहीं है, ये मम्मी आलू टिक्की है, इसलिए इसमें पनीर, सब्जियां जो हो सकता था सब डाल दिया है। तो अब इस आलू के मिक्स को हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल लिया है। कॉर्नफ्लोर से बहुत ही अच्छे से फोम टिक्की बन जाती है। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर चिपसोना आलू रहेगा, आप प्रॉपर्ली ठंडा कर लेंगे इस फिलिंग को या एक दिन पहले बना के रखेंगे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हमने तुरंत टिक्कियाँ बनाई थी इसलिए मैंने कॉर्नफ्लोर लगाया है ऊपर से। और इन टिक्कियों को हम दोनों तरफ से गोल्डन होने तक घी में सेक लेंगे। अब बर्गर बन्स को भी रेडी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बर्गर बन को बीच से कट कर लिया है और इसको भी हम हल्का सा सेक लेंगे। अगेन ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इन्हें सेक के यूज़ कर सकते हैं या फिर इन्हें ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो अब बर्गर के बन भी सिक के रेडी है और इसके ऊपर हम डालेंगे बटर। अब तो बस असेंबलिंग का काम है। इसमें आप अपने मनपसंद कोई भी चीज़ें डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास में लेटस नहीं था, बरसात में नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैंने इसमें खीरा डाला है। खीरे के ऊपर हम रख देंगे टिक्की, टिक्की के ऊपर हम रखेंगे चीज़ स्लाइस और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसमें हम थोड़ी सी मेयोनीज लगा देंगे। मेयोनीज और टिक्की को एक साथ मत रखिएगा, बीच में सैलेड, चीज़ या कुछ होना चाहिए ताकि ये दोनों अलग रहें क्योंकि इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। उससे टिक्की जो है ना क्रिस्पी रहती है, सॉगी नहीं होती। तो ऊपर से मैंने प्याज, टमाटर सब कुछ डाल दिया है और हमारे बर्गर्स बनके रेडी हो गए हैं। दिस इज़ सो ईजी। तो यहाँ पे इन बर्गर्स को मैं आज पैक करने जा रही हूँ टिफ़िन के अंदर। इससे हमारे बर्गर जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और देंगे एकदम मैकडी वाली फील। तो यहाँ पे मैंने एक शीट ले ली है ऑडियोनी रैप की और उसमें मैं बर्गर को कर रही हूँ रैप। एंड ये बर्गर लग रहा है ना बिल्कुल जैसे अभी अभी मैकडी से आया है, हालांकि ये मम्मी आलू टिक्की बर्गर है। इसको मैं टूथपिक से सिक्योर कर रही हूँ ताकि टिफिन में लुढ़के पुढ़के नहीं। और बस हमारा बर्गर जाने के लिए तैयार है। आपकी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी सब्जियों से भरा हुआ रवा पिज़्ज़ा। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे 1 कप सूजी। ये बारीक वाली सूजी है, अगर आपके पास में मोटी वाली सूजी हो तो आप उसे पीस के लीजिएगा। साथ ही हमें चाहिए आधा कप दही, एकदम थिक घर का जमा हुआ दही है ये। अब हम दही और सूजी को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, पर कई बार ऐसा होता है कि दही हमारा अच्छा थिक होता है तो इसका लिक्विड कम हो जाता है, तो आप दही का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नॉर्मल पानी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
पानी यहाँ पे 1 से 1.5 कप लग जाएगा। अब हम पानी के साथ में इसका अच्छा सा बैटर बना के रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें नमक मिला देते हैं और इसके बाद में इसे चला के देखते हैं, क्योंकि 15 मिनट में सूजी अच्छे से फूल जाएगी और वो सारा पानी पी चुकी होगी। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं और अब हम इसे चला के देखते हैं। ये देखिए बैटर हमारा पूरा अच्छे से टाइट हो चुका है। हमें इसे पानी मिलाते हुए डोसा बैटर वाली कंसिस्टेंसी पे लेके आना है, ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो अच्छे से स्प्रेड हो सके। और अब हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच फ्रूट सॉल्ट यानी कि इनो। ये डालने से हमारा जो पिज़्ज़ा बेस बनेगा वो बहुत ही फ्लफी बनेगा और नीचे का जो क्रस्ट होगा वो ऑलरेडी बहुत क्रिस्पी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर आप चाहें तो छोटे बच्चों के लिए इनो अवॉइड कर सकते हैं। इनो के ऊपर हमने फिर से थोड़ा सा पानी डाला है और इसे मिक्स किया है। बैटर में आप जब भी इनो डालिए तो ऊपर से थोड़ा सा पानी जरूर डालिए, इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्रॉपर्ली रिलीज होती है, बैटर हमारा अच्छे से फ्लफी हो जाता है। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ डोसा बैटर जैसी है। दूसरी तरफ हमने थोड़ी सी सब्जियां काट के तैयार कर रखी हैं, जैसे कि प्याज है, गाजर है कद्दूकस की हुई, छोटी छोटी कटी हुई शिमला मिर्च और टमाटर। आप यहाँ पे कॉर्न, ब्रोकली एक्सेट्रा अपनी पसंद की सब्जियां डाल सकते हैं। तो अब ये सब्जियां भी रेडी हैं। अब हम रेडी कर लेते हैं अपने पैन को, और पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच घी। इसको हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, इसको हमें मॉडरेट हीट पे रखना है। और एक ब्रेड स्लाइस की हेल्प से मैं इसे थोड़ा सा चिकना कर दे रही हूँ। बहुत ज्यादा चिकनाई हमें इसमें नहीं चाहिए होती है, जब चिकना कम रहता है तो ज्यादा अच्छा बेस का कलर आता है। और अब हम इस पे डालेंगे अपना बैटर, जिसका हम पिज्जा बेस बनाने वाले हैं। बेसिकली ये रवा का उत्तम पिज्जा है। देखिए इसे हम हल्के हाथ से फैलाएंगे, थोड़ा सा मोटा ही फैलाएंगे, और ये काफी अच्छा लगता है ब्रेकफास्ट में, जल्दी से बन जाता है। प्लस अगर आपको ज्यादा लोगों को सर्व करना हो तब भी ये परफेक्ट रहता है। ऊपर से डालेंगे अपनी मनपसंद सब्जियां, जैसे सबसे पहले जा रही है गाजर, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ा सा टमाटर। आप यहाँ पे पनीर क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और लास्ट में गया बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप थोड़ी बड़ी वेजीज पसंद करते हैं तो आप उस तरह से भी डाल सकते हैं। और फाइनली हम पैन को ढक देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। 3-4 मिनट बाद हमने पैन को खोला एंड ट्रस्ट मी गाइस, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी सारी सब्जियों की, और हमारा रवा पिज्जा ऊपर से अच्छे से पक चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसको फिर से फ्लिप करके पकाने वाले हैं, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला है। और अब हम इसे फ्लिप करेंगे। इस बार जब हम फ्लिप करके पकाएंगे तो हमें कोई भी ढक्कन नहीं लगाना है। ये मैं हल्का हल्का इसलिए दबा रही हूँ ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए, और विदिन 2 मिनट्स ये नीचे से भी पक जाएगा। फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखिएगा, अदरवाइज सब्जियां जो है वो जल्दी से पक के चिपकने लगती है। ये देखिए हमारा रवा पिज्जा दोनों तरफ से पक चुका है, और अब बारी है इसमें चीज डालने की। अभी तक ये रवा उत्पम था और चीज डालने के बाद ये बनेगा पिज्जा। तो इसमें हम डालेंगे चीज, ये अपनी श्रद्धा से डाल सकते हैं। अब इस वाले पिज्जा में मैंने थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया है। इसे ढक के हम सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पे, जब तक कि चीज हमारा अच्छे से पिघल ना जाए। और 1-1.5 मिनट में ही चीज़ हमारा बहुत अच्छे से पिघल गया था, और हमारा उत्तम पिज़्ज़ा और रवा पिज़्ज़ा सब तैयार हो चुका है। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था और इसकी बहुत ही बढ़िया से खुशबू आ रही थी। तो अब हम इसे सर्व करने के लिए निकाल देते हैं। और मुझे रवा पिज़्ज़ा की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये पूरा पैन पे बन के तैयार हो जाता है। तो आज मैं अपना ब्रेकफास्ट सर्व कर रही हूँ एक वुडन प्लेटर पे, इसीलिए मैं यूज कर रही हूँ ऑडियोनी रैप्स, ताकि हमारा जो प्लेटर है वो बिल्कुल भी खराब ना हो। कई बार हम पिज्जा को जब हम कट करते हैं तो वुडन प्लेटर्स पे पड़ जाते हैं स्क्रैच, एंड ऑडी रैप से ये बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो हमारा प्लेटर रेडी है और इस पे हमने रखा पिज्जा। एकदम बढ़िया लग रहा है ना। ऐसा ब्रेकफास्ट हो तो आपको बच्चों को कहने की भी जरूरत नहीं हो, पहले से पहले किचन में मिलेंगे इसे खाने के लिए। एंड अब वो इंतजार की घड़ी आ ही चुकी है जिसमें हम इसकी एक स्लाइस उठाएंगे। एंड गाइस, आप ये चीज पूल देखिएगा, इट्स ऑसम। और इसका सीक्रेट जो है मैं आपको शॉर्ट्स में बता दूंगी। सो गाइस, ये थी हमारी आज की रेसिपीज। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।